बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईएमएफ ने 15.6 बिलियन डॉलर की किस्त जारी कर दी। पाकिस्तान को नहीं, ये बात हो रही है यूक्रेन की जो जंग ज़दा है, जहां पर सूरत हाल पाकिस्तान से ज़्यादा मखदूश है, पाकिस्तान से ज़्यादा गैर यकीनी है। लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या मामला है? इसहाक डार साहब ने अजीब व गरीब बयान दिया। पहले उन्होंने फरमाया था कि पाकिस्तान के एटमी असासों को ख़त्म करने की बात या पाकिस्तान के एटमी असासों को महदूद करने की बात की जा रही है। ये बात उन्होंने कहीं और नहीं, पार्लियामेंट में कही थी, जिसके बाद एक बहस छिड़ गई थी। अब इसहाक डार साहब ने एक और बयान दिया है। डार साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान को आईएमएफ के बगैर जीने का, चलने का तरीका सीखना चाहिए होगा। ज़रूर सीखना चाहिए, लेकिन क्या इस वक्त हम आईएमएफ के बगैर चल सकते हैं? क्या आईएमएफ के बगैर पाकिस्तान की मईशत सांस ले सकती है? डिफ़ॉल्ट से बच सकते हैं? तमाम ही चीज़ों का जायज़ा लेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह साहब, उनसे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ पैनल में हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर खाकान नजीब साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम के आखिर के अंदर हम जाएंगे डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब की तरफ, साबिक वज़ीर तिजारत हैं, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर मामला हैं क्या। डॉक्टर साहब, इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि आईएमएफ के बगैर रहना सीखना होगा। ये बयान देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या इस वक्त मारूजी हालात, माशी हालात ये कहते हैं कि आईएमएफ के बगैर सरवाइव कर सकते हैं? अगर आज की बात हम करें, देखें, ये तो बिल्कुल एक अहमकाना स्टेटमेंट है और आई थिंक कि ये फाइनेंस मिनिस्टर को ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा नहीं है। देखें, आईएमएफ प्रोग्राम हमारे लिए 3-4 वजूहात के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात है कि अगर आईएमएफ का प्रोग्राम होगा आपके साथ तो पूरी दुनिया को एक कॉन्फिडेंस है कि आपने तमाम वो चीज़ें कर ली हैं जिससे आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी और फिर उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, एक ऑर्गेनाइज तरीके से आएगी। नंबर 2, आईएमएफ प्रोग्राम आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि आपका जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो तमाम की तमाम आईएमएफ प्रोग्राम से मुंसलिक हैं, यानी कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरे हत्ता के इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, ये तमाम बैंक आपके जो कर्जा जात हैं उनकी सर्विसिंग करने के लिए, उनमें इजाफा करने के लिए, उनमें उनकी रिपेमेंट्स के लिए आईएमएफ प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। और फिर तीसरी बात ये है कि आपके दोस्त ममालिक जो हैं वो भी यही कहते हैं कि जी आईएमएफ प्रोग्राम होगा तो फिर हम आपकी मदद करेंगे। और इसके साथ साथ आप आईएमएफ ने भी ये भी एक आइडिया दिया है कि आप अपने मुल्क के पॉलिटिकल जो इंतशार है उसको भी ख़त्म करें अगर ये प्रोग्राम आपने कामयाबी से करना है। और अगर वो आईएमएफ आज आपके साथ एग्रीमेंट कर भी लेती है, लेकिन जिस तरह के पॉलिटिकल हालात हैं उसमें वो प्रोग्राम फेल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ही डायरेक्शन है और वो है नंबर 1 स्टॉप जो है वो आईएमएफ है। आईएमएफ का अगर स्टॉप नहीं आप कर पाएंगे तो फिर बाकी काम जो है सारे के सारे धरे रह जाएंगे और आईएमएफ के बगैर आपको रहने की जो वो तलकीन कर रहे हैं वो फ्यूचर में है। जब आप इस मसले से निकल जाएंगे उसके बाद आपने जितनी भी रिफॉर्म्स करनी है वो ऐसे करें कि आपको बार बार आईएमएफ के पास ना जाना चाहिए। मेरे ख्याल में ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात थी और फाइनेंस मिनिस्टर फेल हो चुके हैं, उन्होंने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया है और अब ऐसे स्टेटमेंट्स दे के वो थोड़ी बहुत जो कसर रहेगी है वो भी निकाल रहे हैं। सो आई थिंक इसको कंडेम करना चाहिए हमें इस किस्म की बात। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी तो मुमकिन है कि कहीं पर आईएमएफ की तरफ से कुछ ऐसी सुर्ख झंडी दिखा दी गई हो कि फाइनेंस मिनिस्टर को ये कहना पड़ा हो कि हमें उसके बगैर जिंदा रहना सीखना चाहिए। हो सकता है कि आईएमएफ की तरफ से कुछ ऐसा मामला हो गया हो। आपको लगता है कि कोई ऐसी बात हुई है, कोई इत्तला आपके पास है ऐसी? नहीं, देखिए, आईएमएफ ने तो सिर्फ ये कहा है ना कि आप अपने फाइनेंसिंग गैप्स जो हैं, जो प्रोजेक्शंस की हुई हैं, जो कि आईएमएफ के साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने की हुई हैं, वो उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि फाइनेंसिंग गैप्स की का बंदोबस्त करें। कोई आपके पास गारंटी होनी चाहिए कि ये पूरे होंगे। आपने जितने कर्जे आईएमएफ से लेने थे वो तो छोटे कर्जे हैं ना, जो आपकी लिमिट के मुताबिक आपको मिल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन गैप्स उससे बड़े हैं और गैप्स के लिए आपके दोस्त ममालिक से आपको गारंटी चाहिए उन्हें। अब वो अगर मिल जाती है तो वो हो जाएगी।
लेकिन अगर दोस्त ममालिक जो है वो डॉक्टर साहब इस तरीके से कोई तहरीरी तौर पर देने के ऊपर थोड़े रिलेक्टेड नज़र आ रही है, फिर मुझे किसी ने भी थोड़ी देर पहले किसी साहब से बात हो रही थी मईशत के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि दोस्त ममालिक रिलेक्टेड है कि हम क्यों गारंटियाँ दें इस सारे मामले के अंदर, IMF से हमारा क्या लेना देना। अगर वाकई ये बात हकीकत होती है तो इसके नतीजे में होगा क्या पाकिस्तान के साथ? देखिए, एक बात तो ये है कि ये मिसमैनेजमेंट है हुकूमत की, ना सिर्फ इकोनॉमिक अफेयर्स की बट आपके फॉरेन रिलेशनशिप्स भी वो भी ठीक नहीं चल रहे। तमाम जो पावर सेंटर्स हैं वो उनको हमने एक किस्म का नाराज कर लिया और पूरा हुकूमत का फोकस है कि पाकिस्तान में किसी ना किसी तरह इलेक्शंस को रोका जाए और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन टूटता है तो टूट जाए, मुल्क में इंतशार फैलता है तो फैल जाए, झगड़े फसाद हो जाएं तो होने दो, लेकिन इलेक्शंस नहीं करानी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब को भी नजर आती है, ये IMF को भी नजर आता है, पूरी दुनिया को भी नजर आता है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त मसला है, इकोनॉमिक मसला, वो पॉलिटिकल मसले से जुड़ा हुआ है और पॉलिटिकल मसले का एक ही हल है कि आप जल्दी से जल्दी इलेक्शंस कराएं ताकि एक ऐसी हुकूमत आए जिसको अवाम की सपोर्ट हो। बिल्कुल ठीक है। और वो जब हुकूमत होगी तो तमाम इंटरनेशनल जो आपके क्रेडिटर्स हैं उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा, आपके दोस्त ममालिक को भी कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ज़रा खाकान नजीब साहब की तरफ भी आ जाऊँ, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। खाकान साहब, मेरी आपसे जब मुझे याद पड़ता है कि फ़ेब के आखिर में या मार्च के बिल्कुल शुरू में प्रोग्राम में ही बात हुई तो आपने मुझे बताया कि कम से कम पाकिस्तान को स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद भी 1 महीना दरकार होगा। उस वक्त आपने कहा कि अगर स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाता है, क्योंकि उस वक्त लग रहा था कि होने वाला है, तो 31 मार्च तक जो है वो हम आगे की तरफ बढ़ सकेंगे कि फिर बोर्ड की तरफ मामला जाएगा। लेकिन चीज़ें आज भी वहीं पे स्टैग्नेंट हैं, वहीं पर रुकी हुई हैं, कोई पेशरफ्त उसके अंदर नज़र नहीं आती। पाकिस्तान के ऊपर फिर अब दबाव भी आना है कि रीपेमेंट का दबाव एक आना है कि पाकिस्तान को 3 माह के अंदर कहा जा रहा है कि तकरीबन कोई $3 अरब जो है वो वापस करने हैं दुनिया को, जिसमें एक बड़ी किस्त 30 करोड़ की शायद इसी महीने भी है। तो इस वक्त आपके जहन में क्या चीज़ें आ रही हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, क्या सिनेरियो आपको नज़र आ रहा है पूरे स्टेटमेंट के नतीजे में जो मैंने भी दिया? पाकिस्तान की इकोनॉमी को कतई तौर पे जहां पे हम खड़े हुए हैं वहां पे नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मुल्क जिसके पास इस वक्त $4.2 अरब के बोरोड रिजर्व्स हों, जिसकी एक्सपोर्ट्स प्रेशर में है, जिसकी रेमिटेंसेस प्रेशर में है, जिसके हज़ार कंटेनर खड़े हुए हैं बाहर, और वो IMF से इनहराफ कर रहा हो पिछले 14 माह से। हमने जो बजट दिया FY22 का एक्सपेंशनरी बजट दिया, इनहराफ किया। हमने पेट्रोल पे सब्सिडी दी, इनहराफ किया। हमने FY23 का बजट दिया, IMF से तय किए बगैर इनहराफ किया। हमने रुपए को पेग किया, इनहराफ किया। हमने गैस की कीमत 30 माह से तब्दील नहीं की, इनहराफ किया। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। पाकिस्तान की अथॉरिटीज एंड पॉलिसी मेकर्स should not have brought Pakistan where it is today by any stretch of imagination. अब भी जहां खड़े हैं 9th रिव्यू को कंप्लीट करने के लिए दो ही चीजें हैं आपके सामने। आई थिंक चाइना हैज कम थ्रू और उन्होंने $2 अरब वापस गए थे, $1.7 अरब वापस आ गए हैं। आपको 300 मिलियन शायद और वो दे देंगे, व्हाट आई एम हियरिंग। द प्रॉब्लम इज विद सऊदी अरेबिया। आई थिंक देयर इज सम मूवमेंट। $2 अरब की बात हुई थी उनसे, अगर वो पैसे आ जाएं और $1 अरब जो UAE इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है उसके हम कुछ रिसोर्सेज बना लें, तो ये शायद $3 अरब की अगर कॉन्फर्मेशन हो जाए तो जो सारे प्रायर एक्शंस प्लस द फाइनेंसिंग गैप वो शायद पूरा हो जाएगा। फिर भी पाकिस्तान को ये आपने सही रखा है, $3.1 बिलियन के नॉर्थ पैसे चाहिए अगले 3 माह में। सो इन द शॉर्ट रन पाकिस्तान IMF से इनहराफ नहीं कर सकता, चाहे जितने भी पैसे हम अरेंज कर लें। सिर्फ जून के माह में हमें $1.5 से $2 अरब चाहिए। सो आई थिंक हमें इस पे नहीं सोचना चाहिए, ये डिले हैज हर्ट द इकोनॉमी। बट हैविंग सेड दैट, चीज यहाँ खत्म नहीं हो रही। अगर ये हम कर भी लेते हैं, अभी 10वां और 11वां रिव्यू बाकी है, उसको कंबाइन करना चाहिए और बजट को सोचना चाहिए। और अगेन नॉन एक्सपेंशनरीली बजट, जो कि सोच समझ के एक रिस्पॉन्सिबल बजट दिया जाए और सब बड़ों को इकट्ठे टेबल पर बैठकर ये करना चाहिए। पर उसके बाद जब 1 जुलाई को आप मुझे इंटरव्यू करेंगे, और जरूर कीजिएगा, तो आपके सामने $25 अरब का खसारा खड़ा होगा जो आपने पूरा करना है इन टर्म्स ऑफ द एमोटाइजेशन। और 28% बैरूनी कर्जे भी बढ़े हैं, अभी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश हुई है, यानी कि पाकिस्तान में हर आदमी के ऊपर कर्जा बढ़ भी गया है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मतलब IMF प्रोग्राम में डिले, ये सारा कुछ जो है वो कितना नुकसान पहुंचा रहा है हमें?
देखिए ये तो इतना ही नुकसान पहुंचा रहा है कि अगर मैं ये समझूं कि अगर 11 नवंबर जिसको ये रिव्यू कंप्लीट होना था वो हो गया होता और ये सारे पैसे आ गए होते, तो आज आपके रिजर्व 7-8 अरब डॉलर पे होते। हाइपोथेटिकली मेरे ख्याल में इतना प्रेशर रुपी पे भी ना होता, आपकी सिचुएशन ही फर्क होती। आपका जो इन्फ्लेशन का कंपोनेंट है जो एक्सटर्नल है या एक्सोजन यानी कि बाहर से जो आ रहा है जिसको हम एक्सोजनस कहते हैं, वो भी कम हो गया होता। सो बीइंग विद द आईएमएफ इज योर ओनली ऑप्शन। मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान के पास, बांग्लादेश भी चला गया आईएमएफ के पास, और अब मैं श्रीलंका की मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि व्यूअर्स भी और अथॉरिटीज भी ये समझ लें कि जब आप डिफॉल्ट कर जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं। फिर आप आईएमएफ के पास दोबारा जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप हमारी रीस्ट्रक्चरिंग में हमारी मदद कीजिए। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में थे जब कोविड आया, जब हमें एंकर की जरूरत पड़ी, अब ये कंप्लीट करें। पर लेट मी कमेंट ऑन व्हाट डार साहब हैज सेड। देखिए इसमें इतनी सदाकत जरूर है कि पाकिस्तान ये 22-23 प्रोग्रामों में गया है, ये भी कंप्लीट नहीं करता। पहले तो ये भी समझ लें, हमने कभी अपनी जिंदगी में 23 प्रोग्राम नहीं किए। ये एक मिसनोमर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अपनी जिंदगी में सिर्फ एक प्रोग्राम कंप्लीट किया है, वो 13-16 का प्रोग्राम है। वो मैं इसलिए जानता हूं कि डार साहब के साथ टेबल पर मैं मौजूद था, और उसके अलावा कभी भी पाकिस्तान ने कोई प्रोग्राम, एक या दो ट्रांशेस आती थी और पाकिस्तान फॉल आउट कर जाता था। इनफैक्ट जब मैं ज्वाइन कर रहा था मिनिस्ट्री, आई थिंक 2008-9 की बात है, तो डॉक्टर हफीज शेख क्लोज कर रहे थे आईएमएफ का प्रोग्राम। मैं तब भी उनके साथ दुबई गया और हमने वो प्रोग्राम मेरे ख्याल 2-3 ट्रांश लेके क्लोज किया। अब भी हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ट्रांशेस ले लिया है हमने। $2.5 अरब आईएमएफ से आपको जून तक मिल जाएगा। ये अलोन आपको एंकर कर देगा, मुश्किलात से निकाल देगा। उसके बाद आपको नया बजट, नया प्रोग्राम डिजाइन आज से करना चाहिए। डॉक्टर साहब नया क्या डिजाइन करना चाहिए? मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आपके पास भी आता हूं, डॉक्टर सलमान शाह साहब की तरफ भी जाऊंगा कि अब करने की क्या चीजें हैं, बजाय इसके कि हम बहस करते रहे कि ये हो गया वो हो गया। करने की क्या चीजें हैं, कुछ थोड़ा सा वे आउट की तरफ भी बात करेंगे ताकि कुछ पॉजिटिव बात भी हो जाए कि पाकिस्तान को आगे निकलना कैसे। लेकिन एक ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी बहस इस मामले के ऊपर होती रही कि साग डार साहब के बयान के जो है वो असरात क्या होंगे, आईएमएफ प्रोग्राम डिले क्यों हो रहा है। मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें गुफ्तगू करने के लिए। एफबीआर जो है वो अपने अहदाफ मुकम्मल नहीं कर पाया, उसके अंदर एक गैप आया है, शरह सूद के हवाले से बात हो सकती है, लेकिन प्रोग्राम में वक्त महदूद है। तो मैं कहूँगा कि हम कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ चले जाएँ कि जहाँ पर कुछ ऐसा हिकमत अमली के ऊपर बात हो सके जो पाकिस्तान को बहरान से निकाल सके। डॉक्टर साहब मेरी ब्रेक से पहले आपसे बात हुई, डॉक्टर सलमान शाह साहब आपने कहा कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिकली ऐसे कौन से इकदाम हैं कि जो पाकिस्तान ले जिसके नतीजे में हम कह सकें कि आने वाले जो साल हैं वो निस्बतन आसान होंगे। आईएमएफ कर्ज अगर हमें मिल जाए तो उसके बाद हम आईएमएफ से जान कैसे छुड़ा सकेंगे, अगर आप इसको कह सकें, क्योंकि कर्ज लेना कोई अच्छी बात तो नहीं है। देखिए एक चीज हमें समझ लेनी चाहिए कि अब आईएमएफ का प्रोग्राम आपका नहीं होगा जब तक आपकी पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं होती। ठीक। और पॉलिटिकल सेटलमेंट जो है वो ये जो इलेक्शंस के साथ मुंसलिक है। और सबसे पहली बात ये होगी कि कल या मंडे को जो सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन होनी है उसमें पता लगेगा कि क्या हम इलेक्शंस करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हम इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आईएमएफ आपके साथ साइन करेगा, ना ही कोई और डोनर आपके साथ साइन करेगा, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान का जो इंटरनल स्टेबिलिटी है वो हिल जाएगी और पाकिस्तान की सियासत जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगी और डिफ़ॉल्ट तो फिर ऑलमोस्ट 100% श्योर हो जाएगा। सो आई थिंक कि हमें एक तो ये पहले तो अपनी जंगें जो हैं मुल्क के अंदर इनको बंद करना पड़ेगा और इमीडिएटली हमें अवाम के सामने हाजिर होना पड़ेगा इलेक्शंस के लिए। और जितनी जल्दी हम कर लेंगे उतनी जल्दी हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी और आगे चल के जो आपने रिफॉर्म्स करनी है वो भी आप कर सकते हैं। ये खुशफहमी है हुकूमत की कि इलेक्शंस को पोस्टपोन करके वो इकोनॉमी को बचा लेंगे, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि दुनिया अंधी नहीं है। दुनिया ने पैसा लगाना है यहाँ पे, इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर नहीं है और वो सिक्योर पाकिस्तान की गवर्नेंस की वजह से नहीं है। पॉलिटिकल गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस दोनों इस वक्त बहुत ख़राब हैं और कोई पागल ही होगा जो पाकिस्तान को इस वक्त पैसे देगा।
क्योंकि बिल्कुल उनको ठीक। नजर आ रहा है कि एकदम ये पैसा जो है ये डूब जाएगा। और इसलिए आई थिंक होश के नाखून लेने चाहिए। कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए ऑन द इलेक्शंस। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके मुताबिक होनी चाहिए, इमीडिएटली होनी चाहिए। और गवर्नमेंट एक स्ट्रांग आनी चाहिए जिससे स्टेबिलिटी क्रिएट हो। लेकिन डॉक्टर उसके साहब वफाक के इलेक्शन की तो बात भी नहीं हो रही ना, ये तो जो डिबेट है ये तो पंजाब के इलेक्शन पे, वफाक के तो फिर भी अक्टूबर के अंदर ही होंगे। हाँ, वो भी नजदीक हैं। उसमें बेहतर होता कि वफाक को भी हम जल्दी कर लेते। लेकिन अगर वफाक जल्दी नहीं भी करना चाहता, लेकिन फिर भी उसको अक्टूबर में कराने पड़ेंगे। यानी कि पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है उसको कम करना पड़ेगा। खाकान साहब आप क्या कहते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, किस तरीके से पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकलेगा? कितने पुर उम्मीद हैं आप IMF प्रोग्राम के हवाले से, कितने पुर उम्मीद है कि उसके बाद हम स्टेबल कर जाएंगे? लेकिन पाकिस्तान इज वेरी क्लियर। पाकिस्तान को एक पॉलिटिकल सर्टेनिटी चाहिए जिसमें सबका रोल है। पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे ज्यादा है, एस्टैब्लिशमेंट का है, जुडिशरी का है, उनका फैसला आना है। एक पॉलिटिकल सर्टेनिटी तो सब बड़ों को बैठ के कायम कर लेनी चाहिए, जिसमें एक टाइम टेबल तय हो जाना चाहिए। वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर के लिए भी और मल्टीलैटरल्स के लिए भी एक क्लैरिटी क्रिएट कर देगा। पाकिस्तान को ये IMF का प्रोग्राम कंप्लीट करना है, एक रिस्पॉन्सिबल बजट देना है। उस रिस्पॉन्सिबल बजट के साथ ही एक नया IMF के प्रोग्राम जो है उसको कम से कम डिजाइन करके रख लेना चाहिए, ताकि एक नई गवर्नमेंट आते ही वो प्रोग्राम टेक ओवर कर ले, बिकॉज वक्त बहुत कम होगा। और ये भी गलत नोशन है पाकिस्तान में कि इंटरिम गवर्नमेंट के साथ बात नहीं होती। मैं इंटरिम गवर्नमेंट में चूंकि मौजूद था और हम उनसे बड़ी क्लियरली बात कर रहे थे फंड के साथ, और आप डिजाइन कर सकते हैं प्रोग्राम और एक नई गवर्नमेंट आके उसको टेकअप कर ले। पर एक और जरूरी चीज जो बहुत जरूरी हो गई है वो ये है कि पाकिस्तान का कॉम्पिटेंस लेवल एट द मिनिस्ट्रीज टू डेवलप बोथ द प्रोग्राम, द बजट एंड डेट रीप्रोफाइलिंग, ये तीन चीजें पाकिस्तान ने करनी है। पाकिस्तान अब अगले आने वाले दिनों में डोमेस्टिक डेट को संभाले बगैर और इंटरनेशनल डेट को संभाले बगैर, पर पाकिस्तान इज नॉट अ केस फॉर डेट रीस्ट्रक्चरिंग। ये मैं बारहा समझाने की कोशिश करता हूं। पाकिस्तान इज अ केस फॉर डेट रीप्रोफाइलिंग। गेट स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स who have done this internationally to do this for you also। और फिर जैसे डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, पाकिस्तान ने अगर IMF से निकलना है ना, ये अगले 2-3 साल में तो नहीं होने लगा। इसके लिए आपको जो कलीदी फैसले हैं, कल ही मेरा एक आर्टिकल न्यूज अखबार में आ रहा है कि हम करते क्या रहे हैं, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करना है। यानी कि FDI लानी है तो कुछ बेचें जाके, अगर FPI यानी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लानी है तो रियल एस्टेट की बजाय स्टॉक मार्केट में जाके इन्वेस्टर को इंसेंटिवाइज करें। अगर रियल एस्टेट को टैक्स करेंगे तो वहां से पैसे निकलेंगे। पर ये याद रखिए कि एवरी सक्सेसिव गवर्नमेंट फॉर द लास्ट मेनी डेकेड्स in Pakistan has failed to follow any of those policies जिससे कोई भी पैदावारी सलाहियत इस मुल्क की बेहतर हो सके। तभी आप एक्सपोर्ट नहीं करते और बारहा IMF के पास पहुंच जाते हैं। बहुत शुक्रिया खाका नजीब साहब। सर टाइम शॉर्ट था, इससे आगे हम बात कर नहीं पाएंगे। डॉक्टर सलमान शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो डॉक्टर मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर, इसी तमाम मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मेरे साथ मुझे डॉक्टर मोहम्मद जुबैर साहब माहिर मईशत हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, इसाक डार साहब ने अचानक फिर से बयान दिया है कि IMF की जो है वो IMF के बगैर जीना सीखना होगा, एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब मुल्क को यकीन दहानियाँ भी इस बुनियाद पे मिल रही हों कि अगर आप IMF के पैकेज में जाएंगे, उनके साथ डील साइन करेंगे, तभी जो है वो दोस्त ममालिक हो या वो ममालिक जो हमारे खैर खां हैं वो हमें इमदाद या कर्ज जो भी है वो तभी मिलेगा। तो फिर से वजीर ख़जाना का इस तरह का बयान, कुछ मामला बिगड़े हुए आपको लग रहे हैं कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में किसी मुश्किल का शिकार दिखाई देता है आपको? जनाब बिल्कुल मुश्किल का शिकार तो है। एक तो अव्वल ये है कि IMF के प्रोग्राम की जितनी भी शराइत पाकिस्तान की मईशत से थे वो तो इस हुकूमत ने आंखें बंद करके कर दिए हैं, और आप देख रहे हैं कि मईशत बिगड़ती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ ये है कि जो उन्होंने एक दफ़ा ये भी कहा है कि आखिर इस साल के आखिर तक जितने भी आपके जो बैनुल-अक़वामी वाजिबात हैं, जो कर्ज़े वापस देने हैं, उसके लिए हमें कोई बताइए कि आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। पहले 7 अरब था, अब सुना है कुछ 6 अरब डॉलर के करीब रह गया है। उसमें कुछ दोस्त ममालिक हैं, दोस्त ममालिक का नाम लूँ, सऊदी अरेबिया है और चाइना और शायद UAE भी इसमें हो, कि ये लोग अपने लोन आपको ये रोल ओवर करते हैं कि नहीं, या आपको ये और नए लोन देते हैं कि नहीं। उस पर वो दोस्त ममालिक जो हैं वो कह रहे हैं कि हम अपने स्केड्यूल से, अपनी मर्ज़ी से, अपना
एक इवेल्युएशन करके हम फैसला ये करेंगे। हम IMF के शराइत के मातहत तो नहीं है। बिल्कुल। तो वो एक तरफ उन्होंने वो स्टैंड लिया हुआ है, एक तरफ IMF कहता है कि नहीं, आप उनसे हमें एक मुकम्मल यकीन दहानी दिलाइए। अब हुकूमत पाकिस्तान की अपनी स्टैंडिंग जो है, और ख़ास तौर इस हुकूमत की, वो तो इतनी गिरी हुई है, इनकी किसी बात पर ना हमारे मुल्क में किसी को यकीन आता है, ना काबीना में बाकी लोगों का यकीन है अपने इसहाक डार की बातों पर। तो आप समझ जाइए कि IMF तो इनकी जितनी भी यकीन दहानियाँ हों वो उसको नहीं मानते। वो कहते हैं हमें लिखा हुआ दिखाओ। बिल्कुल ठीक। ये इनके लिखे हुए से नहीं, बाहर से लिखा हुआ दिखाएं। तो अब बात वहां पर अड़ी हुई है। लेकिन डॉक्टर साहब, मसला यह है कि यूक्रेन को हमने देखा कि 15.6 बिलियन जारी हो गए। इस तरह दुनिया भर के साथ इजिप्ट के इससे ज़्यादा बुरे हालात थे। पाकिस्तान के साथ ये IMF का रवैया क्यों है कि जी आप यकीन दहानियाँ रिटर्न में दिखाएं? इत्तला ये है, किसी ने मुझे किसी बाखबर ज़राए ने मुझे बताया कि जी UAE जो है वो यकीन दहानी करवा भी चुका है, लेकिन रिटर्न में नहीं है, वो मैसेज दे चुके हैं कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे। तो ये सारी सूरत पाकिस्तान के साथ आखिर है क्यों? रियासत पे ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तान की लोगों को, या पाकिस्तान की सियासत यानी कि हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट नहीं है? जनाब देखिए, दोनों पर पाकिस्तान की जो हुकूमतें, ये हुकूमत है और उससे कई सारी हुकूमतों ने अपने वादे से खिलाफ वर्जियाँ करते रहे हैं। अब यहाँ पर यह है ना कि IMF का प्रोग्राम जो बकाया है वो तो चंद महीने के लिए रहता है, और उससे पहले अगर हमारा डिफ़ॉल्ट हो जाए या हमारे जो टारगेट्स हैं वो नहीं होते तो वो आखिरी दिनों में क्यों पैसा देंगे। लेकिन साथ ही मैं ये ज़रूर कहूँगा, और मैंने देखिए इस पर मजमून लिखा है डॉन में, कि IMF का प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। अच्छा। वो पाकिस्तान की मईशत को बंद कर रहे हैं और ये लोग उसके साथ आगे जा रहे हैं। इनको कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान और घुटनों के ऊपर बैठ जाए। इनके तो देखें, अगर इनका इरादा होता कि पाकिस्तान को IMF के जो शराइत है उसमें नरमी उसमें अपने लिए हासिल करते मुल्क के लिए, तो ये अपने अखराजात को कम करते। ये इलेक्शन की वजह से मुतवातर बेतहाशा अखराजात कर रहे हैं, और ये उन्हीं अखराजात की वजह से IMF की शराइत नई से नई लगती जा रही हैं। टैक्स कम करने के बजाय उन्होंने बढ़ाए, और अब तो वो शरह सूद को और बढ़ा रहे हैं। देखिए एक बात मैं बता दूं आपको कि जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात है, जहाँ तक कीमतों की तेज़ी चढ़ने की बात है, इसकी ज़िम्मेदारी, इसकी पॉलिसियाँ वो तमाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के उसमें हाथ में है। उनको पूरी ऑटोनॉमी मिली हुई है। और जहाँ तक स्टेट बैंक की जो काम है, किरदार है, उसमें कभी भी IMF के किसी भी कंडीशन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। तो उस पर तो हम मुकम्मल उसी लाइन पर चल रहे हैं। और वहाँ पर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसमें लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको पता नहीं है, जिनके कहने पर ये शरह सूद बढ़ती जा रही है और मईशत बंद हो रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बंद हो रही है, और ये इन्फ्लेशन देखिए और तेज़ी से बढ़ रही है। आज तो उन्होंने कहा है कि अब और बढ़ेगी, जाहिर है बढ़ेगी। जब एक गलत पॉलिसी को आपने अपनाया हुआ है, सारी दुनिया में शरह सूद को कम किया जाता है जब मुल्क मकरूज हो जाए। इस मुल्क में पता नहीं क्यों IMF ने कहा कि इसको बढ़ाएं। दूसरी तरफ हमारी जो अपनी स्टेट बैंक है, उन्होंने क्यों ना उसके ऊपर कोई बहस की, अपनी सोच लगाते कि जहाँ तक जैसी इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है वैसे ही शरह सूद बढ़ती जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे सिर्फ जो कर्जे दे रहे हैं उनके जो मैं कहूँगा कि ये जो सूद की कमाई है, जो हराम की कमाई है, उसको ये लोग इन्फ्लेशन से बचा रहे हैं। और गरीबों, और उसके बदले में पाकिस्तान में GST रेट को बढ़ाया है 1%। आपको पता है, सब लोगों को पता है कि GST एक ऐसा टैक्स है जो तमाम गरीबों पर लगता है। तो गरीबों पर टैक्स बढ़ाया ताकि जिनके जो हमें कर्जे दे रहे हैं, सूद कमा रहे हैं, उनके सूद को मुल्क ये बजट पूरा करे। अच्छा डॉक्टर साहब, तो बजट में जो सूद की जो मद में पैसा उनको मिल रहा है वो 5.2 ट्रिलियन, मतलब है कि 5200 अरब रुपए सूद के मद में जा रहा है। जितना भी हम टैक्स भर रहे हैं उसका 60 से लेकर 65%
जो है वो सूद के मद में जा रहा बिल्कुल है। आप सोचिए आखिरकार ये हम क्यों ये ऐसी शराइत ये हुकूमत बनवा रही है, और साथ ही IMF क्यों ये बनवा रही है, जब उसमें ना हमें कोई इन्फ्लेशन में कमी नज़र आ रही है और ना ही उसमें कोई हमारी जो इंडस्ट्री है और जो बिजनेस है वो खड़ी होकर चल सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये पैदा होता है, साग डार साहब के ही एक बयान है, मैं आपको कोट कर देता हूँ। वो कहते हैं कि जी जो हमने स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दी वो रियासत के अंदर रियासत थी और स्टेट बैंक ही तय करता है कि शरह सूद कितनी है, उसके नतीजे में पाकिस्तान में कारोबार जो है बंद हो रहा है। आप ही का जो बयान है उसको साग डार साहब ने कहा है। तो अब आप इस वक्त जो सूरत हाल है तो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का नुकसान भी हम यहाँ पे भुगत रहे हैं, जो IMF के कहने पे और हमने FATF के चक्कर में किया। जनाब देखिए, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी जो है ना, ये पॉलिसी के लिए दरकार होती है और ये 97 में भी और फिर 2002 में भी मैंने खुद ये ड्राफ्ट करके हमने कर दी थी। इसे बकाया जो अभी इन्होंने जो IMF ने करवाया है, ये रज़ा बाकर जो गवर्नर थे उनके कहने पर करवाया और इसमें शौकत तरीन इन्वॉल्व थे। लेकिन बात ये है इस हुकूमत के पास तो सारा पार्लियामेंट इनके हाथ में है। वो हर रोज़ स्टेट बैंक के जो सुप्रीम कोर्ट के जो पावर हैं उनको ऊपर वो असरअंदाज हो रहे हैं, उनको काट रहे हैं। तो स्टेट बैंक को ये नहीं सही कर सकते थे। ये तो देखिए इनको तो 1 साल हो गया तकरीबन। ये जब आए थे तो इनको चाहिए था कि वो जो एडिशनल ऑटोनॉमी मिली थी वो हटा देते थी। ये सब मिली भगत है यहाँ पर, ये मिले हुए हैं, ये तो अब बहाने कर रहे हैं। अगर ये चाहते वो कर देते। और आज भी इनका जो गवर्नर है उसकी मजाल है या जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मजाल है कि वो इस ऐसे एक जालिमाना हुकूमत की आवाज़ ना सुने। अगर ये कहें उनको कि इंटरेस्ट रेट कम करो, वो कम नहीं करेंगे। ये तो इन्होंने खुद तय कर लिया है IMF के साथ कि हमने शरह सूद को बढ़ाना है। ये वही ये इन्हीं के अपने जो फैसले हैं IMF के साथ, उसी के ऊपर स्टेट बैंक चल रहा है। ये देखें, ये कानूनन ये जो बात होती है ना इंडिपेंडेंस या खुद मुख्तारी, ये अलग चीज़ है। वहाँ पर जो शख्स बैठा होता है ये उसके किरदार पर, उसकी समझ पर, उसकी इकोनॉमिक्स के ऊपर ये मुनसिर है, कोई भी नहीं है। वहाँ तो उन्होंने एक बेचारे रैंकर को ऊपर किया हुआ और अपनी मर्जी से चुन कर लगाया है, इन्होंने चुन कर लगाया हुआ है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये उसकी वजह है? ये वजह देखे, वो खुद मुख्तारी का बिल जो है उसके खिलाफ मैंने काफ़ी कुछ कहा है और अपनी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी कहा हुआ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये जो बहाना बना रहे हैं ये बिल्कुल ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। ये आज ये कहें उनको कि इंटरेस्ट रेट कम करो, ले आओ 7-8% पर। आज दुनिया में सबसे ऊंचा इंटरेस्ट रेट जो है शरह सूद वो पाकिस्तान में है। टर्की ने IMF के कहने के मुखालिफ होकर अपने इंटरेस्ट रेट को कम किया, उनकी मईशत बेहतर हुई है, वो 8% पर है। मैं कब से कह रहा हूँ पाकिस्तान में 7-8% पर आप ले आए तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वक्त आप ये देखिए ना, मैंने भी आपको बताया कि 5,200 अरब रुपए आपके बजट से कमर्शियल बैंकों को जा रहा है, जो सूद के मद में जा रहा है। एक तरफ मुल्क मर रहा है और एक तरफ ये कर रहे हैं। अब ये इन्होंने किया केरोसिन पे 10 रुपए का, ये तो मतलब कि आटे में नमक बराबर भी नहीं, किसी चीज़ के बराबर नहीं है। ये वहां से इतना कुछ कर सकते थे लेकिन इन्हें नहीं किया। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, मुल्क की मईशत को डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इतनी बुलंद शरह सूद हो तो ऐसे के अंदर किसी मुल्क का भी, कोई भी मुल्क हो, उसका स्टॉक एक्सचेंज चल पाता है? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इसीलिए शायद जो है वो स्टैग्नेंट हो गई है और बल्कि डाउनफॉल की तरफ है। देखिए स्टॉक मार्केट जो है ना वो बिजनेस की अक्कासी करती है। जब आपकी बिजनेस डाउन हो रही है तो वो वहां पर वो डाउन होगी। स्टॉक मार्केट को आप एक तरफ फिलहाल छोड़िए, आप ये बताइए कितने कारखाने बंद हो रहे हैं। एप्टमा ने खत लिखा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। डॉक्टर साहब एप्टमा ने खत लिखा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, हाथ जोड़े साग डार साहब के आगे कि हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से खत्म हो रही है। उसको भी जरा नजर में रख के जवाब दीजिएगा डॉक्टर साहब। जनाब बिल्कुल, मैंने आपको यही कहा। देखिए एप्टमा को अभी तक तो इंटरेस्ट रेट के हवाले से एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम में कुछ छूट थी, उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट कम था। अब उन्होंने वो भी हटा दिया है। ये किसने हटाया? इस हुकूमत ने IMF के साथ मिलकर। देखिए IMF से आप बात करें, मैं तो वहाँ पर काम किया, वो कहते हैं कि जो भी हम इकदामात ले रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान
के साथ मिलकर यह फैसला ले रहे। ये फैसला करने में अगर इनके पास कोई भी इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग होती, इकोनॉमिस्ट बैठे होते, उनके साथ वो बहस कर सकते, तो वो ये ना करने देते। इन्होंने एक्सपोर्टर्स के लिए जो इंटरेस्ट रेट में जो इंसेंटिव था वो हटा दिया है। अब देखें ना, इसमें तो आप जो डॉलर हमारा जो क्राइसिस है वो डॉलर की कमी है। तो डॉलर कमाने के लिए हमें एक्सपोर्टर्स चाहिए, और अगर आप एक्सपोर्टर्स ही को बंद कर रहे हैं तो आप बताइए कि आपकी नीयत क्या है। इस पाकिस्तान इस वक्त तो हमारे रिजर्व जो हैं, ये हमारे जो सियासतदान हैं इनके ज़ाती ज़खायर से ये कम हो चुके हैं। हम पाकिस्तान को ये लोग घुटने पर डाल रहे हैं ताकि ये इनको डिक्टेट कर सकें। बैनुल-अक़वामी जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी डिक्टेशन करने चले हैं पाकिस्तान को, इसलिए ये मुख्तलिफ अफवाहें उड़ी कि न्यूक्लियर के। अभी तक IMF की तरफ से मुझे पता है कि उन्होंने न्यूक्लियर की बात नहीं की है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सेकंड को अगर हम ये तस्वुर कर लें कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में नहीं जा सके और पाकिस्तान के मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं, तो फौरी तौर पर करने की चीज़ें पाकिस्तान को क्या होंगी? क्योंकि इसाक डार साहब के बयान से यही लगता है कि IMF शायद जो है वो सुर्ख झंडी पाकिस्तान को दिखा दे कि जाएं अपना काम करें। देखिए बात सुने, सबसे पहले तो ये करना होगा ना कि ये हुकूमत इलेक्शन कराए ताकि एक मुस्तहकम हुकूमत आए और उनके पास एक अच्छे मैक्रो इकोनॉमिस्ट की टीम हो। जो भी हुकूमत आए, मैं नाम नहीं लेता किसी पार्टी का, जो भी जीती है, और उनके एक अव्वल उनके पास इकोनॉमिस्ट की टीम होनी चाहिए। ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंटों का काम नहीं है। तो वो उसके मुताबिक एक नया स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम बनाए जो इस मईशत को सीधी रास्ते पर करे, और वो प्रोग्राम लेकर जाएं फिर हम IMF के पास। और इस वक्फे में पाकिस्तान को लाजमी आपको अपने जो एक्सटर्नल डेट्स हैं उनको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, उनको उनकी वापसी में है वो उसको ज़रा पीछे हटाना पड़ेगा ताकि कुछ सांस लेने का टाइम मिले। इन्होंने इन जालिमों तो एक साल में पाकिस्तान को वो आखिरी सांस तक पहुंचा दिया है। अब आप देखिए, जब एक मरीज इतना कमज़ोर हो जाए तो उसकी तो फिर सर्जरी भी करना बड़ी मुश्किल हो जाती है, वो उसी सर्जरी में मर सकता है। पाकिस्तान अब उसी हालत में है कि अगर आप अब इसकी जो रिफॉर्म्स की सर्जरी करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने इस हुकूमत के अखराजात जो हैं उनको कम से कम 20% कम करना होगा हर डिपार्टमेंट में। सबसे पहले हमने देखे ना, हुकूमत की सिविलियन और फिर डिफेंस में और हर एक चीज़ में करना होगा, और साथ ही इंटरेस्ट रेट्स को 8% पर लाना होगा। वहाँ पर हमें कई ट्रिलियन रुपीज़ के, कई खरब रुपए की बचत आएगी। और हमने इसी तरह जो हम NFC के ज़रिए जो प्रोविंसेस को 57% दे रहे हैं उसको 50-50 पर लाना होगा, इसलिए कि वो लोग, उनके पास कोई जिम्मेदारियां नहीं हैं उन पैसों को खर्चने के लिए। अलावा वहाँ पर जो बदउनवानियाँ होती हैं, इसलिए कि वहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिस्टम्स इन प्लेस नहीं हैं, तो बग़ैर ऑडिट के उन चीज़ों के अखराजात होते हैं। तो मैं कहता हूँ अभी तो, और जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जहाँ पर सैकड़ों अरबों रुपए के जो लॉसेस हो रही हैं, हमारी बिजली के महकमे में आप देखें ना, बिजली में हर रोज रेट बढ़ाई जा रहे हैं। इन्होंने कभी भी ऐसे कदम नहीं लिया कि भाई जो लॉसेस है उनको ख़त्म करें, या जो IPPs को इन्होंने अरेंजमेंट्स दी हुई हैं उसके ज़रिए हमारी रेट्स जो बिजली के जो नर्ख है वो बढ़ती जा रही है। उन IPPs के साथ चाहिए था कि दोबारा नेगोशिएट करते, दोबारा उनके साथ बैठते, लेकिन नहीं करेंगे। उनको ये मरात इसी PMLN ने दिए थे, और उनके साथ कई देखे ना, कई उसके ऊपर शक व शकूक है कि कैसे ये ऐसे मरात दे दिए इन IPPs को। वो जब तक ख़त्म नहीं हुए, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की मईशत चल नहीं सकती। कोई मईशत, कोई कारोबार, कोई कारखाने बिजली के बगैर नहीं चल सकते। और जब बिजली इन कीमतों पर हो जिन कीमतों पर है पाकिस्तान में, आप ना एक्सपोर्ट कर सकोगे और ना ही बाहर के इंपोर्ट्स का मुकाबला कर सकोगे। बाकी देखिए, मैंने आपको मोटे मोटे 4-5 बड़ी बातें बताई, उनमें से कोई कदम तो लें। जब तक ये तमाम चीज़ें नहीं की, ये सिर्फ एक नई हुकूमत जो मुकम्मल मैंडेट लेकर आए लोगों से, इसलिए इलेक्शन बिल्कुल लाजमी है। अभी एक तो कॉन्स्टिट्यूशनली लाजमी है, उससे देखिए पीछे हटना जो है, ये इधर उधर की ये जो बातें हैं कि जनाब पूरा बेंच बैठे, या ये प्रेरोगेटिव सुप्रीम कोर्ट का है।
अभी यहाँ पर कोई वोटिंग ये तो नहीं होने लगी कि भाई पूरा बेंच बैठे कि किसकी कौन सी पार्टी जीती है। पार्टी का मसला नहीं है, हम वोटर्स हैं, हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, हम चाहते हैं कि आइन के मुताबिक हो, तो फौरन इलेक्शन कराना चाहिए। सबसे पहला कदम ये है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का अख्ताम इसी बात के साथ करेंगे। अच्छा, डॉक्टर साहब ने बताया कि जब तक मईशत में ऐसे इकदाम नहीं करेंगे जो बेहतरी की तरफ जाए, जराहत नहीं करेंगे मईशत की, ऑपरेशन नहीं करेंगे, उस वक्त तक मामला ठीक नहीं होंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।